नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साहिब में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साहिब देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से हमारा वीडियो, हमारे कार्यक्रम, हमारी बात उन तक पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी समय समय पर हमें मिलते रहें। कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा के पीछे विदेशी जाल का खतरा। विदेश यात्रा को लेकर के मुद्दा उठाया खर्च और अनुमति का भारतीय जनता पार्टी के प्रचार विभाग ने, डिजिटल के प्रमुख अमित मालवीय ने और बीजेपी या और लोगों ने भी उसको फॉलो अप किया। लेकिन उसमें केवल इस बात की चर्चा है कि भाई कुछ परमिशन ली गई, कुछ पे नहीं ली गई और इतनी आमदनी, इतना खर्चा जो हुआ, लगभग 60 करोड़ का जो अनुमानित खर्च बताया गया है, वो कैसे आया, जबकि करीब 11 करोड़ की आपने इनकम दिखाई है पिछले 20-22 वर्षों में। तो ये केवल क्या आमदनी, खर्च और अनुमति का मुद्दा है? नहीं। मैं इस पर इसकी और जानकारी के लिहाज से जो आज तक चर्चा में नहीं आई कि इसमें विदेशी जाल में फंसने के जो खतरे होते हैं इस तरह की किसी यात्रा में संदिग्ध होने पर, वो अधिक खतरनाक है। विदेश यात्रा के निमंत्रण स्वीकार करना, संस्थाओं का स्वीकार करना, ये कहने को सहज है, लेकिन आप एक पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं पहले और अब तो खैर प्रतिपक्ष के नेता हैं पूरे, और तब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भी सत्ता थी तब, या सत्ता नहीं रही तब भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार सांसद के रूप में ही उनको माना गया और इसीलिए पहले से अधिक संख्या में उनकी पार्टी के लोग 99 तक जीत के आए। मतलब 99-100 पार नहीं भी किया हो, लेकिन कम से कम पहले की संख्या से उनकी संख्या बढ़ी। तो उनको एक, हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक सामान्य ऐसे सांसद है जिस पर ध्यान न दिया जाए, उनका क्या महत्व है। सवाल यही उठाया गया है कि जिन देशों में उन्होंने यात्रा की, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, बहरीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ओमान, ये पिछले 2 दशक में उनकी ये यात्राएं हैं। अब इसमें से सीआरपीएफ जो सुरक्षा का जिनके जिम्मा रहता है, क्योंकि पहले उनको अति विशिष्ट, जिसको कह सकते हैं, सुरक्षा भी मिली हुई थी, बीच में उन्होंने जानकारी दिए बिना भी कुछ जगह चले गए थे, इसी पर आपत्ति हुई। तो सीआरपीएफ जिनका जुम्मा है इस तरह के किसी अपने जो विशिष्ट लोग हैं जिनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक सरकार का ही प्रबंध रहता है, सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उनका ये कहना है कि साहब इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन, मलेशिया, इन देशों में जाने की उन्होंने कोई जानकारी ही सुरक्षा तंत्र को नहीं दी, इन देशों में चले गए। इसलिए मैं आज भी मानता हूं, देखिए, जब तक अदालत नहीं प्रमाणित कुछ ये तथ्य होते, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये यात्राओं में कितनी गड़बड़ है। लेकिन हाँ, कानूनी हिसाब से जो संसदीय कार्य मंत्री रिजू जी, उन्होंने साफ साफ बताया कि FCRA माने फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, और ये 2010 का है, ये उस समय की सरकार का है जब मोदी सरकार नहीं थी। 2010 राहुल गांधी, उनके समर्थक जयराम रमेश या और भी जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो खुद हैं, वो ये न कहें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये कोई नया कानून नियम बनाया गया जिससे उनको फंसाया जा सके। ये कानून तब बना जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सत्ता में थे और जो कुछ चलता था यूपीए में, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की चलती थी। प्रियंका गांधी तब नहीं आई थी पार्लियामेंट में, बाहर जरूर रह करके उनका एक अपना एक महत्व रहा, यूं तो रॉबर्ट वड्रा का भी रहा, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं था जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से कह सके राजनीतिक। लेकिन हाँ,
राहुल गांधी सांसद रहे और इन यात्राओं में जबकि उन्होंने अपनी जो भी डिक्लेयर किया है इनकम का पूरे समय में इतने वर्षों के दौरान टोटल लगभग 11 करोड़ के आसपास और खर्च बताया गया है कि करीब 60 करोड़ के आसपास खर्च हुआ। तो अब ये कहा गया है कि भाई इसका हिसाब किताब क्या सरकार को दिया गया, उनमें से कितनी ऐसे जो निमंत्रण हैं, कुछ के हो सकता है लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दी गई, लेकिन कितने की अनुमति ली गई, अनुमति के साथ उन देशों के जो भी निमंत्रण आया उसकी प्रति भेजी गई, फिर उसको किस रूप में उस खर्च को दिखाया गया। आप ये कह सकते हैं बहुत राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी इतनी सक्षम है वो खर्च कर सकती है, खुद ने खर्च नहीं किया तो वो पार्टी के जो इलेक्शन कमीशन को डिक्लेरेशन दिया जाता है, क्या पार्टी में वो खर्च राहुल गांधी की यात्राओं का दिखाया गया है, क्या उनका इनकम टैक्स पे उसमें दिखाया गया है, या और भी कोई जो सोर्स हो सकता है जहां लोकपाल नियम के अधीन कहिए, इस FCRA एक्ट के तहत कहिए, ये 2010 का है और इसकी सेक्शन 6 सेक्शन के तहत ये कहा गया है कि भाई आपको बताना होगा कि आप विदेशी मुद्रा इस पे खर्च किसने की, कैसे मिला। अब सवाल ये है जो मैंने उठाया कि इसमें विदेशी जाल की बात क्यों आती है। जब ये खबर सामने आई तो हमें ध्यान आया कि राजीव गांधी के सत्ता काल में, जबकि उनको आए को लगभग साल भर से भी कम समय हुआ था, लेकिन उस सत्ता काल में एक बड़ा गंभीर ऐसे ही विदेश यात्रा कांग्रेस के ही नेता जो अब राजीव गांधी की सरकार में मंत्री भी और एक अखबार के संपादक भी रहे, वो बाद में MP और कहना चाहिए कि उसके बाद मंत्री भी, और दो केंद्रीय मंत्रिमंडल के दो मंत्री और एक जो अध्यक्ष का पद जो केंद्रीय मंत्री के बराबर, वो एक जासूसी कांड में फंसे। अक्टूबर 1985 10 अक्टूबर को मैंने ही वो खबर रामस्वरूप जासूसी कांड को लेकर के, मंत्रियों का नाम उसमें भी नहीं लिखा था, लेकिन लिखा था कि ये एक जासूसी कांड पर जो जांच एजेंसियां भारत सरकार की कर रही हैं उसमें बड़ा गंभीर भारत विरोधी या भारत के जिसे कह सकते हैं ताकतें, उनके जासूसी कांड में राजीव गांधी सरकार के 2-3 मंत्रियों के नाम भी आने का जो है, और इसलिए ये सरकार के लिए बड़ा खतरा होगा। अब उस पर नेशोजी रामस्वरूप जासूसी कांड का था तो एक लीगल नोटिस तो मुझे आया, मंत्रियों का नहीं, चूंकि उनके नाम तो लिखे नहीं थे, हमने उसका जवाब नहीं दिया। हमारे संपादक राजेंद्र माथुर ने कहा, मैंने कहा नहीं ये जांच एजेंसियों का है, लेकिन यदि अदालत में जाएंगे तो ये सारे सबूत अपने आप एजेंसी सामने रख देंगे। इसलिए उन लोगों ने भी जिन्होंने नोटिस भिजवाया था, जो रामस्वरूप या उससे जुड़े हुए जो लोग, उन्होंने इसको ज़्यादा फॉलोअप करके और केस को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन ये अक्टूबर में खबर छपी और जनवरी 1986 अक्टूबर 85 में मेरी खबर छपी इस जासूसी कांड को लेकर के, और जनवरी 29 1986 को बाकायदा उन मंत्री के इस्तीफे हुए, चूंकि वो गंभीर मामला बन गया था। उसमें एक आध और जो पत्रकार वगैरह थे वो विदेशी जाल में फंसा हुआ, उससे पूछताछ हुई, 2 पत्रकार और थे, मतलब एक तरह से एक तो फिर विदेशी कब चला गया, कैसे चला गया, और मामले को किसी तरह से थोड़ा धीमे धीमे स्लो कर दिया जाए एजेंसियों ने, क्योंकि इस्तीफा हो गया था उस समय, और चूंकि आरोप ये था कि CIA से कनेक्शन ये जासूसी कांड है। अमेरिका से उस समय संबंध राजीव गांधी की सरकार आने के बाद सुधर रहे थे, और उसमें एक देश वो भी था जिसकी चर्चा आजकल आई है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई, उसमें ताइवान को लेकर चीन ने साफ कहा कि उसके बारे में यदि आप कुछ करेंगे, कुछ कहेंगे तो ये हमारे संबंधों को बहुत खराब है। मतलब चीन का अधिकार है, लेकिन अमेरिका वहाँ लगातार अपने ढंग से जाल फैलाता रहा है। तो उसमें भारत के जिन मंत्री का नाम आया, उनका यही एक अपराध माना गया था कि उन्होंने
उस जासूसी से जुड़े हुए व्यक्ति और संस्था से विदेश यात्राओं के टिकट उसके जारी हुए थे। यही एक गंभीर मुद्दा है जो जयराम रमेश उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जवाब तो देते नहीं हैं, राहुल गांधी का सवाल पूछते हैं। तो ये बताएं कि ये किन लोगों ने आयोजित की? क्या कोई विदेशी ऐसी संस्था या विदेश से जुड़ी हुई कोई संस्था भारत में सक्रिय है जिसने इसका खर्चा उठाया? या विदेश में ऐसे बैठे हुए कोई खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई CIA है, कोई KGB है, कोई चाइनीज एजेंसी का है, मतलब कुछ भी हो सकता है विदेशों में। क्योंकि इन सब देशों में आप देखिए गल्फ कंट्री बने, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री भी शामिल हैं, यूरोप भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। किसने किस तरह से आपको जाल में फंसाने के लिए यात्राओं का इंतजाम किया या नहीं किया? बेनिफिट डाउट मैं अभी भी देता हूं। न्यायालय यही कहता है कि जब तक प्रोवाइड ना हो तब तक बेनिफिट डाउट रहेगा। लेकिन हाँ, सवाल तो उठेगा, क्योंकि आपके ही पिता, और उस समय इनकी उम्र 10-12 साल होगी, इसलिए राहुल गांधी को तो बेचारे को पता होने का सवाल ही नहीं है। और जैसा उस मामले को दबा दे, लेकिन वो कटिंग मेरे पास आज भी छपी हुई रखी है। बल्कि जब इस्तीफे हुए तो उसकी खबर अमेरिका के अखबारों में भी छपी, वो भी आप निकाल के देख लीजिएगा, जो बहुत अधिक राहुल गांधी के समर्थक है। जनवरी 86 के वो, जिसमें इस्तीफे की खबर की जासूसी कांड में ये इस्तीफे हुए। और मेरी नवभारत टाइम्स की खबरें, आपको नवभारत टाइम्स की फाइलें, चूंकि उसको मैंने फॉलोअप किया, 10 को तो पहली खबर की थी, उसके बाद उस जासूसी कांड से जुड़ी और खबरें भी मैंने अक्टूबर-नवंबर में की थी। मैं सबका ब्यौरा यहाँ नहीं दे रहा हूँ, कोई समय कि उसके लिए हमारे पास इतना नहीं है। मैं प्रमाण इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास प्रमाण है, इसलिए कोई भी आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। और वो भी मैं कह रहा हूँ कि उसमें सजा नहीं हुई, लेकिन हाँ, इस्तीफा देना पड़ा था। क्योंकि जो सार्वजनिक जीवन में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक नियम है कि वो भारत सरकार को सूचित करेगा। वैसे जबकि देखा जाए तो तब कानून और खड़े थे। 91 से पहले, क्योंकि मैं भी विदेश यात्राओं पर उस समय गया हूँ, और उस समय यदि विदेश का कोई आपको निमंत्रित करता था तो पत्रकार होने के बावजूद विदेश मंत्रालय को वो एम्बेसी भी लिखती थी कि हमने इनको बुलाया है। अब हो सकता है कि उदारीकरण के दौर में, और फिर तो सरकार सत्ता में कांग्रेस तब भी रही, 91 से लेकर के आप 2000 तक बीच में जब भी उनकी सरकार रही हैं, तो उन्होंने कानून बदले हों, क्या किया है, अब उतना आवश्यक नहीं रहा, चूंकि बहुत ज़्यादा विदेश जाना शुरू हो गया 91 के उदारीकरण के दौर के बाद। लेकिन हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक ऑफिसर, या कोई गवर्नमेंट का IAS, IPS, ऐसा कोई बड़ा अधिकारी, इनकम टैक्स का अधिकारी केजरीवाल का भी थे, तो उनको परमिशन लेके जाना पड़ी थी जब वो ब्रिटेन के किसी अपना फेलोशिप के लिए गए, जहां तक मेरी जानकारी है। तो आप यदि सरकारी सेवा में किसी में हैं या सार्वजनिक सेवा में हैं, जिसका तनख्वाहें भारत सरकार के खजाने से ही, चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तब तो आपका खर्च उठाता है, तो उसकी सूचना देनी होती है विदेश में गृह मंत्रालय को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। यदि आपका FCRA या इस तरह का कुछ है तो उसकी भी सूचना वहां भी जाती है कि भाई ये इतना विदेशी फंड किसने क्या खर्च किया, कहां से आया। तो 60 करोड़ रुपए का हिसाब किताब केवल ऐसा ही नहीं है, या और भी, आप 60 से आप 50 कह लीजिए, जो आपके पास हिसाब बन सकता हो। इन विदेश यात्राओं का बार बार, ओमान ऐसा क्या था जब चुनाव के समय, पश्चिम बंगाल के समय अभी भी गए, इसके पहले भी कई बार चुनाव का मौका हो, इधर चुनाव खत्म हुआ, वो विदेश चले जाते हैं। इटली आप कह सकते हैं, भाई मेरे नाना नानी का घर था, मैं वहाँ जाता था। लेकिन अमेरिका की कई यात्राएं, कहीं इटली की यात्राएं, कहीं वियतनाम, कंबोडिया की यात्रा, कभी कतर की यात्रा, उनका किसने इंतज़ाम किया, किसने खर्च उठाया, आपने उसकी परमिशन कहाँ ली, उसकी सूचना कहाँ दी, उस हिसाब को कहाँ दिखाया, कहीं तो जवाब देना होगा। तो विदेशी जाल का फंदा, और यदि उसे कानून के तहत उस जांच पड़ताल में कुछ ऐसे तथ्य संस्थाओं के आते हैं जो भारत विरोधी डिक्लेयर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हो, भारत विरोधी कोई जासूसी कांड से जुड़े हुए जासूसी करने वाली संस्था हो, जिसकी संदिग्ध वहाँ उन देशों में भी उसकी चर्चा होती हो, या ऐसी संस्थाएं जिसके बारे में भारत सरकार भी मानता हो कि ये दुश्मन, मतलब देश के हिसाब से उसके हितों की पूर्ति करने वाली संस्थाएं हैं, जो विदेशों में खूब चलती हैं, चाहे वो इस्लाम के नाम पर चलती हों, चाहे क्रिश्चियंस के नाम पर चलती हों, कोई देश के नाम पर चलती हों, कोई NGO के नाम पर चलती हों,
कोई मानव अधिकार के नाम पर चलती हों। ऐसे किन संस्थाओं का किसने क्या खर्च उठाया और क्या उन पर भी ऐसे किसी गंभीर आरोप के खतरे आ सकते हैं, इस पर खुद उन्हें विचार करना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने केवल ये मुद्दा उठाया है, लेकिन सरकार को इसकी जांच और तह से करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के प्रतिपक्ष नेता को कोई जाल में फंसा ले, ये उनकी सुरक्षा के लिए ही नहीं, उनके खुद के लिए, उनके भविष्य के लिए। वो भविष्य में और किसी पद पर हो सकते हैं, वो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, तो इसकी जांच तो आज सरकार ही कर सकती है। गृह मंत्रालय कर सकता है, विदेश मंत्रालय कर सकता है, प्रधानमंत्री कार्यालय करा सकता है, राष्ट्रपति करा सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करा सकते हैं। जांच हो और सारे ही तथ्य सार्वजनिक रूप से, जिस तरह से ये बयान आया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक का, उसी तरह से भारत सरकार की जांच का दस्तावेज या प्रामाणिक पूरे तथ्य और या राहुल गांधी की तरफ से सारे तथ्य सार्वजनिक होने चाहिए। एडिटर साहब हम यही विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।